हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लोंग हाओचुन के फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग पूरे एक साल के लिए अलग हो चुके थे और यहाँ पर लोंग हाओचुन अब दूसरी जगह पर आ चुका था और उसके फ्रेंड्स भी सब अलग अलग जगह पर चले गए होते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाओचुन मदर के साथ में आया हुआ था और यहाँ पर उसकी मदर कह रही होती है कि देखो वो जो फ्रंट वाला एरिया है वो हमारा घर है और हम उस जगह पर रहते हैं और अब से तुम्हें भी उसी जगह पर रहना है। जिसके साथ ही लोंग हाओचुन जैसे ही घर को देखता है तब वो ये कहने लग गया था कि ये प्लेस तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि जब मैं एक बच्चा हुआ करता था। हाओचुन को सब कुछ काफ़ी जल्दी याद आने लग जाता है। वो एक फ्लैशबैक में चला गया था जब उसकी मदर यंग हुआ करती थी, तब उसको बुलाती थी। लोंग हाओचुन अब अपनी आंखों को ठीक से साफ करते हुए इस विजन को वापस से देखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि असल में जो उसकी मदर होती है वो उसे बुला रही थी और सब कुछ वापस से रिक्रिएट होता हुआ नजर आ रहा होता है। लोंग हाओचुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस बोन फायर के पास में बैठा हुआ था और कहने लग जाता है कि वैसे इस जगह पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि असल में उसे ठंड लग भी रही होती है। जिसके साथ ही उसकी मदर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थी और हाओचुन उससे पूछने लग जाता है कि आप तो ठीक है ना। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर हर कोई मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। हाओचुन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि एटलीस्ट यहाँ पर सब लोग कम से कम उसका ख्याल तो रखते ही हैं। जिसके साथ ही हाओचुन वहीं पर उठ के खड़ा हो गया था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो थोड़ा आसपास भी देखने लग जाता है। हालांकि इसके बाद वो यहाँ पर उससे कहने लगी थी कि आखिर तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो, क्योंकि घर के अंदर तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं बदला है हाओचुन। लेकिन हाओचुन को यहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट एग्जैक्टली सेम लग रहा था और वो इसी वजह से थोड़ा हैरान भी होता है। तभी यहाँ पर उसकी मदर कुछ फूड वगैरह प्रिपेयर कर रही होती हैं, लेकिन तभी हाओचुन की नज़र यहाँ पर पड़ जाती है उसके फैमिली फ्रेम के ऊपर और वो तुरंत ही उसे उठा के देखने लग गया था और कह रहा होता है कि वैसे कितना ज़्यादा वक्त हो गया। वो अपने फादर को याद कर रहा होता है और साथ ही उनसे मिलने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर जानबूझ के वो फ्रेम लेती हैं और ये कहने लगी थी कि चैन चैन, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है। साथ ही वो उस फ्रेम को भी पलट के रख देती हैं और ये चीज़ कुछ अनयूजुअल सी थी कि यहाँ पर उसका फैमिली फ्रेम जो है वो उन्होंने खुद ही पलट कर रख दिया। जिसके साथ ही हाओचुन से कहने लग जाती हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो, मुझसे बैठकर बातें करो और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। हाओचुन को वो एक चेयर पर बैठा देती हैं और फिर कहने लगी थी कि चलो बताओ मुझे उस लड़की का नाम क्या है। जिसके साथ ही हाओचुन अभी भी उस फ्रेम को ही देख रहा था, लेकिन मदर के बार बार इंसिस्ट करने पे अब हाओचुन तुरंत ही मान जाता और कह रहा था कि उसका नाम सैर है। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाता है कि मदर, ये वही लड़की है जिसने बचपन में मुझे एक बार वो रिंग दी थी। जिसके बाद अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हाओचुन छोटा हुआ करता था तो उसके पास में वो रिंग थी जो कि सैर ने उसे दी थी और उसकी मदर ने भी उसको डिस्कवर कर लिया था इस रिंग को छिपाते हुए। तब उसकी मदर ने हाओचुन से कहा था कि तुम इस रिंग को हमेशा ही संभाल कर रखना अगर किसी लड़की ने तुम्हें ये रिंग दी है तो। जिसके साथ ही हाओचुन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मदर को इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, बट उसकी मदर ने उसको डिस्कवर कर लिया था। साथ ही प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर उससे ये कहने लग जाती हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुमने उस लड़की से जो प्रॉमिस किया था तुम उसको आज तक कभी नहीं भूले। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाती हैं कि तुम उस लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए कब लेकर आ रहे हो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिसके साथ ही हाओचुन यहाँ पर हाँ में सर हिला देता है और कह रहा था कि आप भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। साथ ही यहाँ पर हाओचुन काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन अगेन उसकी नज़र अपने उसी फैमिली फ्रेम के ऊपर पड़ी हुई थी। हालांकि इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडपा वहीं पर आ गए थे। स्नोफॉल हो रही होती है। हाओचुन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए बाहर की तरफ को आ रहा होता है। वो वहीं पर खड़े हुए थे और वो ये कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा आप भला यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो यहाँ पर ये भी पूछता है कि ग्रैंडपा मुझे आपसे डैड के बारे में कुछ पूछना है। तभी उसके ग्रैंडपा थोड़े अनयूजुअल से नज़र आ रहे थे और वो ये कहने लग जाता है कि जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से हर कोई यहाँ पर डैड के बारे में बात करना क्यों अवॉइड कर रहा है, मुझे तो कुछ भी इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। और जब मैंने मदर से इसके बारे में बात की तो वो भी यहाँ पर मुझे अवॉइड कर रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि फाइनली जाके यहाँ पर बात को रिवील कर ही देते हैं और कह रहे थे कि असल में तुम्हारे जो फादर हैं वो मिसिंग है। ये सुनने के बाद तो हाओचुन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और फिर कहने लग गया था कि आखिर फादर मिसिंग कैसे हैं और वो भला कहाँ ही चले गए। लेकिन तभी ग्रैंडपा ये कहने लग जाता है कि जब से वो तुम्हारी मदर को यू लॉन्ग पास के अंदर छोड़ के गया है उसके बाद से ही उसकी एक अपॉइंटमेंट थी डीमन आनंदा के साथ में। जिसके साथ ही वो आगे ये भी बताने लग जाते हैं कि डीमन आनंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन ये कहने लग जाता है कि वो तो 7th पिलर डीमन गॉड आनंदा है ना। साथ ही उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर अब हाओचुन का नेक्स्ट सवाल ये होता है कि आखिर फादर सडनली उसके पास क्यों चले गए।
तो ग्रैंडपा उसको ये बता रहे होते हैं क्योंकि वो जो डीमन गॉड आनंदा है उसने तुम्हारे फादर को ओडिन टाउन के अंदर देख लिया था, जिसके चलते वो यहाँ पर डिस्कवर हो गए। उन दोनों के बीच में फिर फाइट होने लगी। वो फाइट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हुए काफ़ी वक्त तक ऐसे ही इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहे। और इस वॉर से बाहर आना भी आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी साल लग गए, लेकिन अभी तक इन सालों में इन लोगों ने काफ़ी बार फाइट कर ली एक दूसरे से, लेकिन अभी तक विनर डिसाइड ही नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम जब तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई थी तब तो 1 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझसे यहाँ पर वादा लिया था कि मैं तुम्हारी मदर का ख्याल रखूँ। इसके अलावा फिर उसके बाद वो चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो फाइट है इस बार ये अंतिम फाइट होगी, और जब से वो गया है तब से इसकी कोई न्यूज़ वापस आई ही नहीं। साथ ही हाउचुन काफ़ी ज़्यादा हैरान था ये सुनने के बाद और कह रहा होता है कि आखिर डैड के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो थोड़ा उदास भी था, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम डर किस बात से रहे हो? क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे डैड जो है वो एक डिवाइन नाइट है, तो भले डरने की ज़रूरत है क्या है, इतना ईजी नहीं है उनका डेथ हो जाना। साथ ही वो उससे कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। हाउचुन उनके पीछे पीछे ही निकल पड़ता है। हाउचुन की मदर भी विंडो के थ्रू ही सब कुछ देख रही थी और अब वो उसी फैमिली फ्रेम को उठाकर देखने लग जाती हैं। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन के जो ग्रैंडपा थे वो उसे दूसरी जगह पर लेके आ गए थे और उससे कह रहे होते हैं कि देखो ये जगह उस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे फादर अभी जिंदा है। हाउचुन फिलहाल इस जगह को देख रहा होता है। ये जगह उसको काफ़ी अजीब सी नज़र आ रही थी, लेकिन ग्रैंडपा लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। हाउचुन को यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रोन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट पावरफुल थ्रोन भी मौजूद था। हाउचुन की नज़र उसी के ऊपर होती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा वहीं पर रुककर खड़े हो जाते हैं और तभी हाउचुन कह रहा होता है कि ये जगह तो मुझे डिवाइन नाइट के थ्रोन्स जैसी लग रही है। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो देखो तुम्हारी डैड जो है, तुम्हारे डैड का थ्रोन वो रहा। तभी हाउचुन की नज़र उसके ग्रैंडपा के थ्रोन पे पड़ जाती है जो कि ऑर्डर एंड लो का था। साथ ही वो अपने ग्रैंडपा के हैमर को भी देखता है। हाउचुन इसे देख के काफ़ी इंप्रेस हो गया था। तभी ग्रैंडपा उसे बताने लग जाते हैं कि ये जगह डिवाइन हॉल है, इसे नाइट हॉल भी कहा जाता है, जो कि थ्रोन्स का रूम भी है। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाते हैं कि देखो जितने भी सारे नाइट्स हैं वो इस जगह पर रहते हैं और जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो जगह है जहाँ पर उनके सारे के सारे मॉन्यूमेंट है वो सभी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो फिर अब तुम इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर तुम्हारे फादर को कुछ हुआ होगा तो फिर तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं होंगे। जिसके साथ ही अब वो हाउचुन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि कल मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाऊँगा, तुम्हें ग्रैंडपा के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा किड। हाउचुन भी यहाँ पे हाँ में अपना सर हिला देता है और वो कह रहे थे कि वैसे जब मैं लास्ट टाइम याओ और यांग से मिला था तब यहाँ पर उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये दे दूँ, और वो उसे कुछ मैजिकल पावर दे रहे होते हैं और कह रहे थे कि वैसे तो तुम्हारे फादर ने ये तुम्हारे लिए छोड़ी है और उन्होंने कहा था कि ये वो लास्ट चीज़ है जो वो तुम्हें देना चाहते हैं। जिसके साथ ही हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर ये चीज़ उसके ग्रैंडपा को दे रहे थे और कहने लग जाते हैं कि इसके अंदर तुम्हारे फादर के थ्रोन स्टोर्ड है और साथ ही इसमें उनकी ब्रेथ भी मौजूद है। वो ये कहने लग जाते हैं कि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम गॉड ऑफ डूम यानी कि जो क्रिटिकल मोमेंट होगा उसके अंदर तुम इस सील थ्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। हाउचुन इस चीज़ को देखने लग जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ थी। इसे देखकर हाउचुन यही कह रहा होता है कि वैसे मेरे फादर ने मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ दे दी है, और वो तुरंत ही उस चीज़ को ले भी लेता है। लेकिन जैसे ही हाउचुन उस चीज़ को टच करता है तो वो थोड़ा दूर जाके रुकता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होने लग गई थी। हाउचुन थोड़ा हवा की तरफ को ऊपर को उठ जाता है और साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिवाइन थ्रोन ऑफ क्रिएशन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस थ्रोन के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी और अब हाउचुन के अंदर से भी काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकलती है। बाहर खड़े हुए गार्ड्स भी इस चीज़ को देख रहे थे और तभी हाउचुन के ग्रैंडपा भी खुद भी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि इस हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन किस तरीके से यहाँ पे अपीयर हो गया है। और साथ ही वो ये भी समझ जाते हैं कि ये जो डिवाइन थ्रोन है वो शायद से हाउचुन से बिलोंग करता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी और हाउचुन को देखते हैं जो कि अलग ही जगह पर आ गया था। और यहाँ आने के बाद हाउचुन ये कहने लग जाता है तो ये वही जगह है जहाँ पर ग्रैंडपा आने के बारे में सोचते हैं। उसे अपने सामने कुछ लेडर्स दिखती हैं और हाउचुन जैसे उन लेडर्स को देखता है और साथ ही थ्रोन ऑफ क्रिएशन को देखता है तो फिर तुरंत ही उसकी तरफ को भागता हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो भागता हुआ जा रहा होता है उसे किसी की आवाज़ आती है कि तुम लगातार आगे जाते जाओ लेकिन फिर भी तुम उस तक रीच नहीं कर पाओगे। जिसके साथ ही हाउचुन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आखिर क्या हुआ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे फादर इसके बारे में बिल्कुल सही थे कि तुम डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर सकते हो।
अभी हाउचुन ये कहने लग जाता है, लेकिन जैसे ही मैं उस थ्रोन के पास गया उसने मुझे पीछे हटा दिया। तो उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि परेशान ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इस थ्रोन को हासिल करने सबसे पहले लेवल 9 को रीच करना होगा। इसके अलावा तुम्हें थ्रोन असेसमेंट भी देना होगा, तभी तुम इस जगह पर सक्सेसफुल हो सकते हो और तभी ये थ्रोन अपने ओरिजिनल ओनर को पहचान लेगा। इसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि बाहर जो सिचुएशन हो रही है डीमंस की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमने अपने काफ़ी सारे नाइट्स को भेजा है ताकि वो इन सभी को ख़त्म कर सके, क्योंकि डे बाय डे डीमंस का जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी हाउचुन भी यही कह रहा होता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो ये कहने लग जाते हैं कि वैसे बाहर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है और ये जो डीमंस हैं वो भी लार्ज स्केल के ऊपर हमला कर रहे हैं। जिसके साथ अब उससे ग्रैंडपा उससे ये कहने लग जाते हैं कि जाओ अब जाकर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हें फैंटेसी केव के अंदर भेजने वाला हूँ ताकि पूरे 1 साल तक तुम उसके अंदर काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस कर सको। जिसके साथ ही अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो भी इस जगह पर खड़ा हुआ था और यहाँ पर हाउचुन की मदर आ जाती है और उससे कह रही होती है कि तुम और हानियो दोनों ही जा रहे हो फैंटेसी केव के अंदर, तो तुम यहाँ पर अपना ख्याल भी रखना, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग हॉल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो वो जगह बहुत अच्छी भी है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो हाउचुन अपनी मदर को कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह पे कुछ डिवाइन नाइट्स और इसके अलावा कुछ सीक्रेट पावरफुल मेथड्स भी मौजूद हैं, जो कि इन लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जिससे कि इन लोगों का ब्रेक थ्रू हो पाए। अब यहाँ पर उसकी मदर उसे जाते हुए देख रही होती है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी इन दोनों का वेट चल रहा था। जैसे ये लोग केव के अंदर आते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही आकर एल्डर को ग्रीट करते हैं और साथ ही यहाँ पर बाकी सारे लोग भी हमें दिखाए जाते हैं। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यांग भी मौजूद था। जैसे यांग यहाँ पर आता है उसे देखने के बाद तो यहाँ पर अपना हाउचुन काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा होता है। तो फिर ये तीनों ही केव के अंदर जा रहे थे और अब यहाँ पर यांग ये कहने लग गया था कि अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस जगह पर इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हें लेवल 6 से लेवल 7 के अंदर ब्रेक थ्रू करना है, वो भी पूरे 1 साल के अंदर। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। साथ ही वो इसके बारे में सोचने लगा था, क्योंकि ये चीज़ कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है। साथ ही यहाँ पर वो ये पूछने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों कैसे हो, तुम दोनों ठीक तो हो ना। उसकी बातों में थोड़ी हेजिटेशन नज़र आ रही थी। तो हानि उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि पहले तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो पहले भी ऐसा ही था और अभी थोड़ा और ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। जिसके साथ ही अब हानि ही कहने लग जाता है कि आखिर तुम ठीक तो हो। जिसके साथ ही वो ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आखिर है कैसी। जिसके साथ ही वो दोनों ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तो तुम इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वैसे हम तुम्हें बता दें कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद करती है। जिसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका था। इस जगह पर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी भी इन लोगों को देखने के लिए मिलती है। हानियों इसे देख के कह रहा था कि ये तो बाहर के वर्ल्ड से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी इस जगह पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर ही रहते हैं और कह रहे थे कि अब तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करके इस जगह का सीक्रेट कोड के बारे में भी पता लगाना होगा। ये लोग यहाँ पर मौजूद ही थे। तभी यहाँ पर एक स्टेचू के अंदर से काफ़ी सारी टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल के आ रही होती है। साथ ही हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, जो कि ये कह रहा था कि मैं एक सोर्ड मास्टर हूँ। जिसके बाद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकलते हुए आ रही थी और वो आगे कहता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें रहना है तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और मैं तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाऊंगा। तभी यहाँ पर हाउचुन और बाकी दोनों टीममेट्स उसके सामने ग्रीट करते हुए झुक जाते हैं और कह रहे थे कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि हम फायर फाइटिंग हॉल के मास्टर से मिल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर हाउचुन ये भी कह रहा होता है कि प्लीज़ ट्रायल को स्टार्ट करिए हमारे लिए। जिसके साथ मास्टर तुरंत ही यहाँ पर फैंटेसी लैंड के उसी ट्रायल को शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर रह के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर को ख़त्म करना होगा। ये लोग एक दूसरी जगह पर आ चुके थे जहाँ पे इनके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉरियर अपीयर होता भी है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और इसने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर भी पहन रखा था। उसके पास में उसकी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सोर्ड भी होती है, जिसके थ्रू वो इनको चैलेंज करता है। तो हानियू ये कहने लग गया था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही लोग ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बंदे के साथ में फ़ाइट करने की, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अपना हाउचुन ही आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो तो हाउचुन को एक बार से ही पीछे फेंक देता है। जिसके बाद दोनों ही टीममेट्स भी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अटैक करने के लिए जा भी रहे थे, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पर ये तीनों के तीनों इसके ऊपर मिलकर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अकेला ही ने काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मार रहा होता है। इवन हानियू की तो वो नेक को ही काटने वाला था, लेकिन हानियू उससे बाल बाल बच जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर प्रेशर भी बनाने की कोशिश करते हैं और इसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना हाउचुन अपने डीमन शूटर स्लैश का इस्तेमाल करता है इस बंदे के ऊपर, जिससे कि इसका खेल खत्म हो जाए और ये तीनों ही जीत जाएं। लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे थे। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इनके ग्रेविटी के जाल से भी बहुत ही आसानी से बाहर निकल गया था, साथ ही तीनों को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। तो अब हाउचुन ये कहने लग जाता है कि आखिर ये हम तीनों को इतनी आसानी से कैसे सप्रेस कर पा रहा है। हालांकि इतनी देर में वो पीछे से आ जाता है और इन सभी के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस बार तो इनको अटैक करके पीछे हटा देता है। साथ ही उसके काफ़ी सारे क्लोन भी यहाँ पर आ गए थे। हाउचुन इन्हें देख के कह रहा होता है कि अगर हमने इसको मास्टर कर लिया तो फिर हम 1 साल के अंदर डीमन हंटिंग ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी चैन जो थी वो भी अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रही होती है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। बट साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि मुझे अपने साथियों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 ही साल है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसको गले लगाती है और इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी अपनी ट्रेनिंग के लिए। दूसरी साइड हमें सीमा सियान दिखाया जाता है जिसके सामने काफ़ी सारे तगड़े तगड़े पहलवान थे और यहाँ पर उन्हें देखने के बाद तभी यहाँ पर एल्डर ये कहते हैं कि हमने इन सारों को तुम्हारे लिए अरेंज किया है। ये सारे इलाइट वॉरियर्स हैं और जब तुम इनसे फाइट करोगे तो फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और बैटल फील्ड के अंदर तुम्हारा परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इन सारे के सारे पहलवानों से फाइट करने के लिए। दूसरी साइड अब हमें दिखाया जाता है कि शिनलेन जो थी वो भी अपने ग्रैंडपा के साथ में होती है और वो ये कह रहे थे कि वैसे तो मैंने 7th लेवल के एक गार्डियन नाइट को तुम्हारे लिए एडजस्ट कर लिया है और उसका ट्रांसफ़र यहीं पे हुआ है, तो फ्यूचर के अंदर वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा फाइट के अंदर, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी आर्मी के पास आ गए थे जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग उन्हें तुरंत ही ग्रीट करते हैं और उसके बाद फिर शिनलेन का यहाँ पर फ्रेंड भी आ गया था और कह रहा होता है कि कितना वक्त हो गया है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, आखिर तुम कब से यहाँ पर गायब हो। जिसके साथ ही वो उसके पास आ गया था और अब उससे बातें करने लग जाता है। दूसरी तरफ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिनसिन के जो पा के पास आ जाता है और कह रहा था कि क्या आप मुझे मैजिकल अटैक सिखा सकते हो। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर भी हो इस चीज़ को लेके। लेकिन तभी वो यहाँ पर ऐसे ही खड़ा था। साथ ही दूसरी तरफ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर भी अपने पेरेंट्स के साथ में होती है और वो यहाँ पर कुछ एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न ले चुकी थी। साथ ही उसके पेरेंट्स उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना सीक्रेट टावर कितना ज़्यादा डेंजरस है, क्या तुम श्योर भी हो कि तुम्हें यहाँ पर जाना है। लेकिन तभी वो हाँ करती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे कह रहे थे कि तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में और भी काफ़ी कुछ है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ डियर। लेकिन तभी उसकी मदर उसके पास आ जाती है और कह रही थी क्या तुम्हें ये रास्ता चुनना ज़रूरी है सर। वो काफ़ी परेशान थी लेकिन तभी वो कह रही होती है कि हाँ मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी मेहनत करनी होगी। जिसके साथ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही पेरेंट्स से विदा लेती है और कह रही थी कि ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो यहाँ पर हाउचुन के बारे में कह रही थी और इसी के साथ तुरंत ही सीक्रेट टावर के अंदर जंप कर देती है। दूसरी तरफ हाउचुन को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख रहा था और यहाँ पर इस जगह पर रह के अपने टारगेट को पूरे तरीके से अचीव करने के लिए वो पूरा दृढ़ निश्चय कर चुका होता है। सो गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।